हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, सुखी और आनंद में हैं। हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में एक बार और स्वागत है आपका। बच्चों, सॉल्यूशंस चैप्टर कर रहे थे हम लोग, और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले सेशन तक हेनरी का लॉ कंप्लीट किया था और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लगाई थी। हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोला था, फिर गैस लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड के अंदर गैस को हमने डिसॉल्व किया था, जिसके अंदर हेनरी लॉ लगता है, राइट। और आज हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, वो है रॉल्ड्स लॉ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो बच्चों, वेपर प्रेशर का मतलब हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, और ये कंटेनर कैसा है बच्चों, क्लोज है। ये कंटेनर कैसा है, क्लोज। क्लोज कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया, और ये लिक्विड प्योर फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है। मैं दोनों चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मान ले हमने एक लिक्विड भरा, वो प्योर लिक्विड है। ठीक है, प्योर लिक्विड मतलब कि इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ए के हैं, ए के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस लिक्विड का नाम क्या है बच्चों, ए। ठीक है, तो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स ए के हैं, कोई दूसरा लिक्विड आपने मिक्स नहीं किया, और मिक्स नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक है, चलिए अब ये जो लिक्विड लिया है बच्चों, ये आपने वॉलेटाइल लिक्विड लिया है। कैसा लिया है, वॉलेटाइल लिक्विड। क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो वेपराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो वेपराइज हो सकते हैं, जिनके वेपर बन सकते हैं इजीली, उनको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो ये हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया है। अब क्लोज कंटेनर के अंदर क्या होगा कि ये इवेपराइज होगा, हमने इवेपराइज किया इसको। ठीक है, तो इसके वेपर्स बनेंगे बच्चों, और ये वेपर्स कहां पर आ जाएंगे, इस कंटेनर की सरफेस पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, इस एरिया के अंदर वेपर्स हो जाएगा। मान लो, अच्छा, ये वेपर्स किसकी फॉर्म में होंगे, ये वेपर्स किसकी फॉर्म में होंगे बच्चों, गैस की फॉर्म में होंगे। और गैस की क्वालिटी क्या होती है कि गैस का खुद का एक प्रेशर होता है। अब इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा, इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा, उसी को बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उसके लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं ये वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे, उसी को बोलेंगे अपन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि ये यहां पर क्या हुआ है, एक इक्विलिब्रियम बना है। अब सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि वो केवल और केवल क्लोज कंटेनर में आ सकता है। क्लोज कंटेनर इन द सेंस, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो वेपर ऊपर उड़ जाएंगे, इक्विलिब्रियम आने का सवाल ही नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब यहाँ पर लिक्विड से जितना वेपर बन रहा है, उतना ही वापस वेपर से लिक्विड बन जा रहा है, उतना ही वापस वेपर से लिक्विड बन जा रहा है। इस स्टेट पर, इस कंडीशन पर, ये वाले वेपर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा, उसी को मेरे प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और इसको अपन बोलेंगे PA नॉट। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ए का। नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब ओनली प्रेशर ऑफ ओनली ए मॉलिक्यूल्स, ए वेपर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ ए के वेपर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। ठीक है, इसके साथ में कोई दूसरा नहीं मिला है। जब दूसरा मिलाएंगे तो फिर यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे, फिर उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं वेपर प्रेशर का अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, ऑन इक्विलिब्रियम
pressure of vapor molecules in closed container of a liquid are called वेपर प्रेशर। उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो होपफुली वेपर प्रेशर आपको क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर क्लियर हो गया है तो रॉल्ट्स का लॉ बहुत इजी है। अब देखो, मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया और उसके अंदर बच्चों मैंने सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया है बच्चों? सॉल्यूशन भर दिया। अगर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भरा है और ये सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? ये सॉल्यूशन है वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वॉलेटाइल सॉल्यूशन जो वेपराइज हो सकता है। अब इसके क्या बनेंगे? इसके वेपर बनेंगे। अब ये वेपर इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएंगे। अब एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब जितने वेपर से लिक्विड बन रहा है उतना, ये क्या है बच्चों? ये लिक्विड है। ये क्या है? ये है वेपर है। उतना ही वापस लिक्विड से वेपर बनेगा। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस वेपर का जो प्रेशर होगा, ये भी क्या है? गैस है बच्चा। इस गैस का जो प्रेशर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब यहां पर हमने क्या लिया है बच्चों? यहां पर हमने सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है बच्चों? सॉल्यूशन लिया। अब सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन के अंदर तो दो चीजें मिक्स होगी। मान लेते हैं ए और बी मिक्स, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो दो जनों पर डिपेंड करेगा। किस पर? ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर भी डिपेंड करेगा। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो किसके इक्वल होगा? पी ए नॉट के, सॉरी, पी ए के प्लस पी बी के, ठीक है। पी ए प्लस पी बी यहां पर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सर नॉट क्यों नहीं लिखा? नॉट तब लिखते हैं जब किसमें हो? केवल प्योर फॉर्म में हो, प्योर लिक्विड हो। जैसे ये प्योर लिक्विड है तब इसका जो वेपर प्रेशर आया था वो पी ए नॉट आया था। जब हम मिक्स कर देंगे तो फिर ये इसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसको बोलेंगे पार्शियल। अब दो चीजों के वेपर प्रेशर, मान लो ये वाले जो पार्टिकल्स है, ये वाले जो मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर से जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये ए के हैं और ये येलो कलर से जो दिख रहे हैं वो बी के। तो ए के वेपर पार्टिकल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। और बी के पार्टिकल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के पार्टिकल्स मिलकर जो प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर किसका होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसको पी ए नॉट और पी बी नॉट क्यों नहीं लिखा है वो आगे आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हमने पिछले सेशन के अंदर पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या क्या होते हैं। डाइपोल के बीच में होते हैं, डाइपोल आयंस के बीच में होते हैं, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस चेंज हो जाते हैं तो वेपर, जितना वेपर यहाँ पर प्योर फॉर्म में बनता था उतना ही सॉल्यूशन में बने ये जरूरी नहीं। इसीलिए यहाँ पर पी ए नॉट और पी बी नॉट नहीं लिखकर हमने पार्शियल, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड दिस इज पी बी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। ये लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। चलिए, अब ये वेपर प्रेशर की हमने बात कर दी। अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर और वो है राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, उसको आपको ढंग से समझना है। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर पर आपने सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया बच्चों? सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें मिक्स करोगे,
और ये जो सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है? वॉलेटाइल लिक्विड का बना है। किसका बना है बच्चों? वॉलेटाइल लिक्विड का बना है। अब इसके अंदर आपने एक लिक्विड 1 को मिला दिया, ये येलो वाला जो है वो क्या है? लिक्विड 1 है, और ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है? लिक्विड 2। ठीक है, अब ये लिक्विड 1 के जो वेपर्स हैं, लिक्विड 1 के जो वेपर्स हैं वो जितना प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट पर लगाएंगे उसी को लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो इसने राउल्ट्स के लॉ ने बोला कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। अगर P1 का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो P1 के मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। P1 के मोल फ्रैक्शन को अपन X1 बोलेंगे, 1 के मोल फ्रैक्शन को, और 2 के मोल फ्रैक्शन को बच्चों क्या बोलेंगे? X2 बोलेंगे, है ना। ये लिक्विड 2 है और ये लिक्विड 1 है। अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो राउल्ट के लॉ ने बोला कि अगर ये येलो वालों का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर ये येलो वालों का वेपर प्रेशर इस लिक्विड में ज्यादा है, येलो वाले पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो येलो वाले पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। मतलब कि येलो लिक्विड का कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा। अगर ग्रीन के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ग्रीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ग्रीन के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ग्रीन के मोल्स ज्यादा होंगे, कहने का मतलब, राइट। तो यहां पर इसने बोला है, देखो बात समझने की है, इसने बोला है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर आप बढ़ाओगे उसके मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि जिसका जैसे येलो का वेपर प्रेशर ज्यादा है, P1 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर इसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो। अगर P2 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, P2 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो P2 के मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो। ठीक है, ये सिंपल सा राउल्ट का लॉ है। ठीक है, अब इसको अपन ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए मैंने आपको एक बार समझा दिया। आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके। उससे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राउल्ट का लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है, राउल्ट्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, जो कि सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? वॉलेटाइल लिक्विड से बना है। द पार्शियल वेपर प्रेशर, मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन के अंदर हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, और प्योर फॉर्म के अंदर प्योर वेपर प्रेशर होगा, जिसको नॉट से बोलें। तो सॉल्यूशन के अंदर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के लिए आप जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूं उनको ध्यान दें। ये मान लेते हैं ये प्योर लिक्विड ए है, इसके अंदर क्या है बच्चों? ये अपन प्योर लिक्विड ए ले लेते हैं, येलो से, कोई सा भी कलर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है समझने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी जो है नॉलेज को इन्हेंस करे, आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करे, यही तो फायदा है। ठीक है, ये मान लेते हैं लिक्विड, ये कौन सा है? प्योर लिक्विड 1 है, प्योर लिक्विड 1। ठीक है, एक प्योर लिक्विड लिया, उसके अंदर हमने दूसरा लिक्विड मिक्स करना है, तो हम लोग दूसरा लिक्विड ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने दूसरा लिक्विड ले लिया, यहां पर ये मैंने एक और कंटेनर ले लिया क्लोज, इसके अंदर मैं क्या भर दूं? दूसरा लिक्विड भर दिया। ये मैंने दूसरा लिक्विड भर दिया भैया। ये है आपके प्योर लिक्विड 2। ठीक, इनसे अपन क्या बना रहे हैं? इनसे अपन एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हमने, अब देखो इसके जो वेपर्स होंगे किस पर? इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो प्योर लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर होगा, ए का PA नॉट था, इसीलिए 1 का क्या हो जाएगा? P1 नॉट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ठीक, अब प्योर लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर होगा, ये है वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर लिक्विड 2। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, P2 नॉट्स। किससे लिखेंगे बच्चों, P2 नॉट्स। इसको किससे लिखेंगे, P1 नॉट्स। ठीक, ये तो प्योर फॉर्म में हो गया। अब इससे हम क्या बना रहे हैं, इससे हम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। इससे हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, ये मैंने इससे एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर ए भी है और बी भी है। बोलो भाई, ए और बी से मिलकर ही तो आपने सॉल्यूशन बनाया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉल्यूशन के अंदर तो कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखो, अब बात मजे की ये है कि जब आप किन्हीं दो लिक्विड को आपस में मिलाओगे ना, तो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर, इसके पार्टिकल्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो प्रेशर लगा रहे थे, वो सेम प्रेशर सॉल्यूशन में लगाए, वो सेम प्रेशर सॉल्यूशन में लगाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पहले तो मेरी बात को ध्यान से समझना, पहले तो मान लेते हैं इसके जो सारे पार्टिकल्स है वो कौन है, ए है। इसके जो सारे पार्टिकल्स वो कौन है, ए है। ठीक है, इसके सारे पार्टिकल्स ए है और इसके सारे पार्टिकल्स कौन है बच्चों, इसके सारे पार्टिकल्स बी है मान। ठीक है, अब देखो, ए के बीच में पहले फोर्स था, पहले किसके बीच में फोर्स था, ए के बीच में फोर्स था। ए के बीच में ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या आपको ये फ्रेम में दिख रहा है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये हम पिछली सभा में भी पढ़ चुके थे। अब यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस किसके बीच में होगा, बी और बी के बीच में होगा बच्चों। इसके सारे पार्टिकल्स बी के हैं। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बी के बीच में होगा। अब जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन के अंदर एक पार्टिकल ए और दूसरा कौन होगा। अब जब सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ए और बी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बॉन्ड बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े होंगे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तभी तो वो दोनों चीजें आपस में घुलेगी। तो यहां पर बॉन्डिंग किसके बीच में है बच्चों, यहां पर बॉन्डिंग है ए और बी के बीच में, यहां पर बॉन्डिंग ए और बी के बीच में। अब ए के बीच में हो सकता है पहले मजबूत थी, और जब ए बी से बॉन्ड बनाया तो हो सकता है कमजोर हो, तो मॉलिक्यूलर के बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो गई। तो फिर ये मॉलिक्यूल, अब देखो ये वाली मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग है, ध्यान से समझना, ये वाली जो बीच में बॉन्डिंग है, ये वाली ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो ए के कंपैरिजन में मान लेते हैं अगर कमजोर होगी तो ये मॉलिक्यूल आसानी से वेपर बनेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। अगर ए की जो बॉन्डिंग है वो वीक है और ए बी की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर वेपर जाएगा नहीं, बनेगा नहीं, और ऊपर बनेगा नहीं तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाए। ठीक है, तो इनका वेपर प्रेशर सेम सॉल्यूशन में हो, जहां पर मान लेते हैं यहां P1 नॉट है, तो इसके अंदर भी सर ए का जो प्रेशर होगा वो P1 नॉट होगा और बी का जो प्रेशर होगा वो P2 नॉट होगा, और टोटल प्रेशर जो होगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट होगा। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप बॉन्ड बना रहे हो, जब आपने बॉन्ड बनाए हैं, आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो दो कंपोनेंट्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़ेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़ेंगे तो वो पहले वाले फोर्सेस के कंपैरेटिवली वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। बोलो चल, अब बात करते हैं इसके अंदर जो ए के पार्टिकल्स, ए के मॉलिक्यूल्स जो वेपर फॉर्म में ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल लिक्विड है, क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये वाले वेपर जो प्रेशर, इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा, हर गैस का एक प्रेशर होता है, इन गैस का जो प्रेशर भी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकी सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है गैस, उसी से कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस गैस का जो प्रेशर होगा, इन मॉलिक्यूल्स का जो ए मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा, मैं यहां पर ए बना देता हूं, ये वाले ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर अपन ए के मॉलिक्यूल्स, ए वाले लिक्विड को अपन ने लिक्विड 1 बोला है ना, तो इसको मैं बोलूंगा P1।
क्या बोलूंगा, P1। P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन इन सॉल्यूशन। पूरी बात समझ में आ गई। और कौन से वेपर बनेंगे इसके अंदर, 2 के भी तो वेपर बनेंगे बच्चों। ये जो 2 के वेपर बनेंगे, ये ग्रीन कलर वाले 2 के वेपर है, तो ये कौन है, P2 है बच्चों। P2 कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। अब राउल्ट ने क्या बोला है, राउल्ट ने बोला है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। यहां पर ये वाले जो मोल फ्रैक्शन है ये है x1 किसके मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। ठीक, x2 किसके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 लिक्विड 2 के मोल फ्रैक्शन x2 और लिक्विड 1 के मोल फ्रैक्शन x। अब राउल्ट ने क्या बोला है मेरे बच्चों, राउल्ट ने क्या बोला है, इस चीज को आपको समझना है। राउल्ट ने बोला है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। राउल्ट्स लॉ, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. तो according to Raoult law, मैं यहां पर लिख रहा हूं, according to Raoult's law क्या होगा बताओ, P1 is directly proportional to x1, right? अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन अपन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट लगेगा वो यही लगेगा जो इसके प्योर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वही इसका कांस्टेंट लगेगा। तो प्योर फॉर्म में यहां पर वेपर प्रेशर P1 का, लिक्विड 1 का कितना है, P1 नॉट है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, P1 इज इक्वल टू P1 is equal to P1 नॉट x1। तो ये आप लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा, P1 नॉट लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बन जाता है आपके किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 का। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है लिक्विड 1 का, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं बच्चों, P2 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अगर P2 नॉट नहीं, सॉरी P2 यहां पर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 भी ज्यादा होंगे, है ना। तो अगर अपन यहां पर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, P2 नॉट x2, बोलो P2 नॉट x2। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस सॉल्यूशन पर जो टोटल वेपर प्रेशर लगेगा वो किसके इक्वल लगेगा, Pt के इक्वल लगेगा, P टोटल। और ये P टोटल क्या होगा बच्चों, P टोटल होगा P1 प्लस P2। क्या होगा, P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहां पर ये P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना। अब टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा बच्चों, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P टोटल, ये राउल्ट्स लॉ है। इस डेरिवेशन को अपन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा के देखते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओगे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, इक्वेशन नंबर 1। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, इक्वेशन नंबर 2। तो वेपर प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2।
अब मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा बच्चों, वो होगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू इसमें रख दो, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट x1, P2 की वैल्यू कितनी है, P2 नॉट x2। अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मेरे को ये पूरा का पूरा मामला x1 की फॉर्म में चाहिए, x1 की फॉर्म में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर सर आप ऐसा करो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपको x1 की फॉर्म में चाहिए तो x2 की जगह आप x1 लिख दो, तो x2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस x1। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, x2 की जगह लिख दिया 1 माइनस x1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। इसको आगे और फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इसको पास में ले आओ, है ना, तो इसको पास में लाओगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x1, तो P1 नॉट माइनस P2 नॉट और ये x1 और प्लस में कौन बच गया, ये वाला बच गया P2 नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है रॉल्ट्स लॉ का, है ना, आप लोगों को ध्यान में। ठीक है, तो क्या बन गया है, PT इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, ये P टोटल का फॉर्मूला बन जाता है। इसी टाइप से आप x2 की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अगर आपको x2 की फॉर्म में निकालना है तो यहां से आप लोग किसकी वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू पुट कर दो तो x2 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो होपफुली आप लोगों को ये रॉल्ट्स कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखें, अब रॉल्ट्स में दो टाइप के जो सॉल्यूशन बनते हैं, एक बनता है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो रॉल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम लोग अभी डील करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, रॉल्ट्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करें अगर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन अभी मैंने आपको हिंट दे दी, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो द रॉल्ट्स लॉ, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उस सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का आपको ये ग्राफ देखना है, मैं यहाँ पर आप कहो तो आपके लिए अलग से इसको ग्राफ को बना देते हैं, और इसमें से दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ ब्लैक से। ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, वेपर प्रेशर, इधर जो है ऊपर है वेपर प्रेशर, डबल ग्राफ है यहाँ पर, और ये है आपके मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। अभी समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इस पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 का मतलब समझ रहे हो, ये चल क्यों ना रहा, देखो ये खेत है वो एक ही जने का है, तो इसका मालिक, इसका पूरा भाग कितना है, इसका पूरा भाग 1। तो यहां अगर मैं पूछूं 2 का भाग कितना है, तो 2 का भाग 0 होगा, एक का ही है तो 2 का भाग 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर एक का x1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कौन है, प्योर लिक्विड 1 है, प्योर लिक्विड 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हाईएस्ट 1 ही हो सकती है। मोल फ्रैक्शन वो तो एक भाग होता है, पूरा भाग, तो इसका मतलब प्योर लिक्विड 1 है, और प्योर लिक्विड 1 होता है तो वेपर प्रेशर कितना होता है, P1 नॉट होता है। कितना होता है बच्चों, P1। तो x1 की वैल्यू 1 है, तो फिर x2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो बच्चों ये x2 की वैल्यू 0। अब जब x1 की वैल्यू 1 है तो प्योर वेपर प्रेशर 1 के अंदर
कितना होता है, P1 नॉट होता है 1 का प्योर वेपर प्रेशर, तो ये P1 नॉट होगा यहाँ पर वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर। चल काहे नहीं रहा है भाई, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर कितना है, किसका है, प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है, ठीक है। वैसे ही इस पॉइंट पर देखो आप लोग x1 की वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड, इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। मतलब कि यहां पर केवल और केवल कौन है, किसके मोल फ्रैक्शन है, x2 के मोल फ्रैक्शन है। मतलब कि प्योर लिक्विड 2 है, प्योर लिक्विड 2 है, तो प्योर लिक्विड 2 का मोल वेपर प्रेशर कितना होता है, P2 नॉट होता है। अब ये कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, ये तो अपन एक जनरल ट्रेंड देख रहे हैं। अब इधर जाने पर देखो x2 बढ़ रहा है, x2 1 हुआ है, और यहां पर x1 0 है, और इधर जाने पर बच्चों आप लोग मुझे बताओ, इधर जाने पर x1 बढ़ रहा है, इधर जाने पर x2 बढ़ रहा है ना। अब अगर मैं इस ओर जाता हूं, राइट साइड जाता हूं, तो x2 की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, धीरे धीरे x2 की वैल्यू बढ़ी, तो x2 का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखो अब यहां पर इस पॉइंट पर x2 की कुछ वैल्यू होगी, x2 की यहां पर वैल्यू होगी, तो x2 का यहां पर कुछ वेपर प्रेशर भी आया है, x2 का यहां पर कुछ वेपर प्रेशर भी आया है, बोलो भाई, है ना। तो x2 का यहां पर कुछ वेपर प्रेशर भी आया है, ठीक है। तो इधर जा रहे हैं तो x2 की वैल्यू बढ़ रही है, तो x2 का वेपर प्रेशर भी देखो ये धीरे धीरे बढ़ता कितना हो गया, x2 का वेपर प्रेशर P2 नॉट हो गया। P2 नॉट कब हुआ, जब पूरा का पूरा प्योर फॉर्म आ गई, किसकी, प्योर लिक्विड 2 की फॉर्म आ गई, प्योर लिक्विड 2 की। तो इधर जाने पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है P2 की, किसकी है, P2 की। ये अगर सॉल्यूशन बनेगा, बीच में सॉल्यूशन बनेगा, तो प्योर फॉर्म में होगा तब तो इसका वेपर प्रेशर P2 नॉट होगा, और सॉल्यूशन की फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P2 होगा। हमने अभी जस्ट देखा था, वही डायग्राम से ही ग्राफ बनाया। अगर यहां पर वैल्यू x1 की 0 है, x1 की वैल्यू 0 है, तो मैं अगर इधर जाता हूं तो x1 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, और x1 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, और साथ में वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, किसका, लिक्विड 1 का। और यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद ये प्योर फॉर्म आ जाएगा, और बीच में क्या है, बीच में सॉल्यूशन है, और इस पॉइंट पर प्योर फॉर्म, इस पॉइंट पर ये प्योर लिक्विड 2 है, बीच में सॉल्यूशन है। तो बीच में जब सॉल्यूशन बनता है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है, सॉल्यूशन के अंदर 1 का लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है P1। ये P2 कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ये P1 कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। तो होपफुली समझ रहे हो, जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है, P टोटल होता है, वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों को समझनी है। तो होपफुली ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ग्राफ समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना बच्चों। चल तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस साइड लिख देता हूं मैं आइडियल सॉल्यूशन, और इस साइड लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख दूं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तरफ आइडियल, एक तरफ, अब दोनों का कराते हैं कंपटीशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो सॉल्यूशन फॉलोज द रॉल्ड्स लॉ, जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दे नॉट फॉलो द रॉल्ड्स लॉ, ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना बच्चों। अब फॉलो करते हैं तो क्या होता है, फॉलो करते हैं इसका मतलब है, फॉलो करते हैं इसका मतलब क्या है, P1 इज इक्वल टू होगा P1 नॉट x1 के, इसी तरीके से P2 इज इक्वल टू होगा P2 नॉट x2 के, और P टोटल इक्वल होगा P1 प्लस P2 के। या फिर मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिखूं, P टोटल इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल लिख दूं, P टोटल इज इक्वल टू होगा
P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये रॉल्ट का रूल है, बोलो भाई। तो ये इसको फॉलो करता है। अब ये फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि P1 इज नॉट इक्वल होगा P1 नॉट x1 के, P2 इज नॉट इक्वल होगा P2 नॉट x2 के, और बच्चों P टोटल इज नॉट इक्वल होगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के। है ना, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? चल, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये फॉलो नहीं करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं रॉल्ट्स के लोग। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हम करें तो इसके अंदर दूसरी बात बोलते हैं वॉल्यूम विल ऑलवेज कांस्टेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, मतलब कि सॉल्यूशन बनाने से पहले दो कंटेनर में आपने जो लिक्विड लिए उनकी वॉल्यूम जैसे 50 ml और 100 ml लिया तो टोटल 150 ml, तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो भी 150 ml। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, डेल्टा वी निकालोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है ना। चलिए ये देखो, ये आपके पास एक कंटेनर था, इसके अंदर मान लेते हैं 100 ml है। ये कंटेनर लिया, ये बंद है ना, बंद कर देते हैं। ये है, इसके अंदर 50 ml लिया और इससे आपने क्या बनाया, इससे आपने सॉल्यूशन बनाया। तो इसका 150 ml आएगा, मतलब कोई वॉल्यूम का लॉस नहीं होगा। और वॉल्यूम का लॉस नहीं होगा तो जो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेल्टा वी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। इसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहती है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी या एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। मैं ऐसे लिख दूं, चेंज इन, जैसे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ ना, वैसे एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। और यहां पर लिख देता हूं एंथैल्पी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं होती है, चेंज हो जाती है। इसमें जितनी एनर्जी पहले रहेगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिलाकर उतनी ही सॉल्यूशन की रहेगी, और इसके अंदर वो चेंज हो जाएगी, या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो चेंज हो जाएगी, तो फिर चेंज हो जाएगी एंथैल्पी, तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। ये थ्योरेटिकल सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशली नीट एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक से थ्योरेटिकली सवाल बनते हैं। ठीक, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दें, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि P टोटल लिख दूं कि P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। P टोटल की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं होती है, इन दोनों के सम के। तो क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है P टोटल इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। बड़ी हो सकती है। अगर ये बड़ी होगी तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर ये वैल्यू बड़ी होती है P टोटल की वैल्यू इन दोनों के सम से। अगर ये बच्चों छोटी होती है, P टोटल इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। क्लियर है? चल अब बात करते हैं सबसे पहले
हम पॉजिटिव डेविएशन की, किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन की। एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पी टोटल इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर P टोटल हमेशा बड़ा होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। चलिए अब देखो, इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमने एक कंटेनर लिया, एक दूसरा कंटेनर ले लिया, 2 डब्बे ले लिए, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड भर दिया जिसका नाम है लिक्विड 1, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया जिसका नाम है लिक्विड 2। दिस इज प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड 1, दिस इज प्योर लिक्विड 2। इसका जो वेपर प्रेशर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? P1 नॉट। इसका जो वेपर प्रेशर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? P2 नॉट। इससे आपने क्या बना दिया? इससे आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। उस सॉल्यूशन के अंदर 1 और 2 दोनों मिक्स है। ठीक है, इसका जो 1 का जो वेपर प्रेशर होगा, 1 का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P1, जिसको पार्शियल, मैं बार बार पार्शियल बोल रहा हूं, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, और क्या होगा? और होगा P2 होगा, और क्या होगा बच्चों? P2। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, इससे आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, राइट। अब देखो ध्यान से समझ लें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे किसके हैं? ए के। ए और ए के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है। कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान से समझ लें, बहुत डीपली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये मान लेते हैं ये जो लिक्विड है वो किसका है? बी का है। किसका है? यहां पर बी और बी के बीच में बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये बी और बी के बीच में भी कौन से बॉन्ड होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। कौन से हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक, अब ए और ए, अब यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है? सॉल्यूशन के अंदर बच्चों ए और बी के बीच में हो रही है। ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ना। सॉल्यूशन के अंदर तो ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ये किसके बीच में है? बी और बी के बीच में है। ये किसके बीच में है बच्चों? ये है आपके ए और ए के बीच में। ठीक है, अब मान लेते हैं, ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये ए और जो ए मॉलिक्यूल है ना, ये सारे के सारे, ये पहले जो है ना, ये कहां पर रहते थे? ये रहते थे आपके जेल में रहते थे। मान लेते कहां रहते थे? जेल में रहते थे। और बाद में ये जो ए वाले मॉलिक्यूल है ना, ये घर में रहने लग गए। कहां पर रहने लग गए? घर में रहने लग गए। पहले जो ये बी वाले मॉलिक्यूल है ना, ये बी वाले मॉलिक्यूल भी कहां रहते थे? जेल में रहते थे। अब ये बी वाले भी कहां रहने लग गए? घर में रहने लग गए। जब ये जेल में थे तब इन पर क्या थी? बंदिश थी। इन पर क्या थी? बंदिश थी। तभी तो इनको बंदी बोलते हैं। इन पर बंदिश थी। ये इनको कहीं पर आने जाने नहीं दिया जाता था, कहीं पर बाहर घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। जब ये घर पे पहुंच गए तो ये उछल कूद ज्यादा करने लग गए। तो यहां पर ये वाली जो बॉन्डिंग है, इसके मुकाबले ए और बी की जो बॉन्डिंग है वो क्या है? ज्यादा वीक है। ए यहां पर बंदिश ज्यादा थी, जेल में था, तो ये वाली जो बॉन्डिंग है वो क्या थी? ए के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या थी बच्चों? स्ट्रांग थी। क्या थी? स्ट्रांग थी। और ए बी के बीच में जो बॉन्डिंग है ये क्या है? वीक है। क्यों? क्योंकि अब घर में आ गए। बी के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो पहले क्या थी? स्ट्रांग थी। पहले ये भी कहां रहता था?
ये भी बंदा जेल में रहता था। पहले बी के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रांग थी। जेल में तो बंदिश होगी, जेल में तो क्या होगी, बंदिश होगी। ये इसको उछलने कूदने नहीं दिया जाएगा तो वेपर कम बनेंगे। यहाँ पर भी वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। जब आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया, जब आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो ए और बी के बीच की बॉन्डिंग, ए और बी के बीच की बॉन्डिंग कंपैरेटिवली ए के और बी से वीक है। और ये यदि वीक बॉन्डिंग है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आराम से क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आराम से ब्रेक हो जाएंगे। ये ब्लैक से नहीं चल रहा है, ये आराम से क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आराम से ब्रेक हो जाएंगे। और ये आराम से ब्रेक होंगे तो ए भी ऊपर वेपर बनने के लिए चला जाएगा और बी भी ऊपर वेपर बनने के लिए चला जाएगा। इसीलिए बोला है कि पॉजिटिव डेविएशन में P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 और P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2 और टोटल जो वेपर प्रेशर है वो P टोटल इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों वेपर प्रेशर बढ़ जाता है? क्योंकि ये नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस पहले के मुकाबले वीक हो जाता है ना। जब सारा खेल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है। सारा खेल किसका है बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बॉन्ड्स का है, ठीक है। जब ये पहले इनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रांग थे, बाद में ए और बी के ए के कंपैरिजन में ए बी के जो फोर्सेस है वो स्ट्रांग, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रांग है। किससे? ए से। ए बी के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो स्ट्रांग है। किससे? बी से। सॉरी, ये वाले स्ट्रांग है ना बच्चों, तभी तो ये आराम से निकल, यहां से तो वेपर ज्यादा बन रहे हैं ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया है। वेपर प्रेशर बढ़ा कैसे? जब ये वीक है, ये क्या है, वीक है, और ये क्या है, ये स्ट्रांग है। ये क्या है बच्चों? स्ट्रांग, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर इसलिए क्योंकि यहां पर ये बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग थी, यहां पर ये वाली बॉन्डिंग वीक है, इसलिए बॉन्ड आराम से टूट जा रहा है। और ये क्या बन जा रहे हैं, वेपर्स इसके ज्यादा बन जा रहे हैं। ये वाला बॉन्ड आराम से टूट पा रहा है और ये इसके वेपर्स ज्यादा बढ़, ठीक है। अब यहां पर भैया ये बॉन्ड स्ट्रांग था, ये बॉन्ड स्ट्रांग था, यहां पर ये बी का बॉन्ड वीक हो गया तो वेपर्स ज्यादा बनने लग गए हैं। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर आप थ्योरी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बच्चों? ये नेगेटिव डेविएशन है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? P टोटल इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। अब मेरे को आप लोग एक बात बताना कि ये आपके पास कंटेनर था, ये आपके पास कंटेनर था, इससे आपने क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाया है। इसके वेपर्स बढ़ गए हैं, सॉल्यूशन के वेपर्स बढ़ गए हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर्स कम थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर्स कम थे। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर P टोटल वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। अब वेपर प्रेशर बढ़ा है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इनके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है। अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है तो ये आराम से टूट रहा है और ये क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है ना, यही तो हो रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके जो ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, इसके बीच में ये फोर्सेस स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको वेपर बनाने के लिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको आपको वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इसको वेपर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा बनेगा। जबकि
अब ये वेपर प्रेशर बढ़ गया है, वेपर प्रेशर बढ़ गया है, वेपर्स बढ़ गए, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक है, इसका मतलब ये आसानी से वेपर बन रहा है, मतलब कि कम टेम्परेचर पर ये वेपर बन रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड मैं क्या लिख दूं इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, वो होता है एथेनॉल एंड एसीटोन। क्या होता है बच्चों, एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर होता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, राउल्ट के लॉ से। अब इसका ग्राफ एक बार देख लें, इसके ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सेम स्टैंडर्ड पैटर्न वाला जो ग्राफ आपने बनाया था राउल्ट्स लॉ, मैं आप लोगों के लिए बना दूं क्या अलग से, ठीक है, यहां पर बनाए, यहां पर बना लेते हैं, चलो ठीक है। यहां पर क्या था, x1 इक्वल टू 1 था, x2 इक्वल टू 0 था, और यहां पर वेपर प्रेशर किसका था, P1 नॉट का था। यहां पर x1 इज इक्वल टू 0 था, x2 इक्वल टू 1 था, तो यहां पर वेपर प्रेशर किसका था, P2 नॉट था, है ना। इधर जाने पर x2 बढ़ता है, इधर आने पर x1 बढ़ता है, ठीक है। इधर गए तो x2 बड़ा 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 कितना हो गया, P2 नॉट हो गया इसका वेपर प्रेशर। इधर गए तो इधर जा रहे हैं तो इसका जो x1 का वेपर, लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, P1 नॉट हो गया। यही तो ग्राफ में पड़ा था। और ये वेपर प्रेशर किसका होता है, P टोटल का होता है। ये वेपर प्रेशर किसका होता है, P टोटल का होता है। इसको भी अपन डॉट डॉट से शो कर देते हैं, ये आइडियल है ना। अब P टोटल, P1 का वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, बोलो भाई, P1 का वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, P2 का भी बढ़ गया, तो P2 का, ये इधर जाने पर 2 का, ये किसका है, ये ऐसा आएगा, ये P2 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1। ये वाला ये बड़ा होगा, ठीक है, ये तो आइडियल था, अब बड़ा हो गया, मैं लिखूंगा P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, और ये P टोटल इज ग्रेटर देन, ये तो P टोटल का ग्राफ, P टोटल इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो ये होपफुली आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, फटाफट आपको अच्छे से समझना है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन भरा है, इसके अंदर भी आपने लिक्विड भरा है। ये है प्योर लिक्विड 1, ये है प्योर लिक्विड 2, है ना बच्चों। चलिए, इसके जो A और A के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, इसके अंदर B और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस। इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, P1 नॉट है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट है ना। इससे आपने क्या बनाया बच्चों, इससे आपने सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन के अंदर बॉन्डिंग किसकी है, सॉल्यूशन के अंदर बॉन्डिंग है A और B की। ये केमिकल, ये इंटरमॉलिक्यूलर, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, पहले यूं समझ लो ये घर पे रहते थे, पहले ये कहाँ रहते थे, घर पे रहते थे, और अब ये जो है अब कहाँ रहते हैं, अब ये जेल में रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इनके क्या हो गए हैं, पहले घर पे रहते थे तो घर पे आराम से ये उछल कूद कर सकते थे, तो वेपर्स ज़्यादा बनाते थे, आराम से उछल कूद कर सकते थे, तो वेपर्स ज़्यादा बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। अब ये जेल में रहते हैं, अब इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये A और B के बीच में है ना, ये B और B के बीच में है, ये A और A के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ
ये जो ए एंड बी का मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है ये स्ट्रांग हो जाते हैं ए के कंपैरिजन में और किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, मतलब कि P1 भी कम बनेगा और P2 भी कम बनेगा, तो P टोटल भी कम आए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 और P2 इज लेस देन P2 नॉट x2 और P टोटल इज लेस देन P1 नॉट प्लस P2 नॉट। ये होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और इसका ग्राफ सेम वैसे ही बनता है और इसका ग्राफ उसमें ऊपर से बनता है x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। x1 इक्वल टू 1 होता है तो वेपर प्रेशर कितना होता है, P1 नॉट। 2 होता है तो वेपर प्रेशर कितना होता है बच्चों, P2 नॉट। इधर जाने पर x2 बढ़ रहा है और इधर आने पर x1 बढ़ रहा है। आप लोग मुझे बताओगे जब ग्राफ बनाएंगे, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा P2 नॉट, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा P1 नॉट और ये किसका है बच्चों, ये P टोटल का। अब नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाता है तो इसको ग्राफ को नीचे से ऐसे लेंगे, ऐसे। ये है P1 इज लेस देन P1 नॉट x1। ठीक है, ऐसे ही इस ग्राफ को ऐसे लेना है, सॉरी ये P2 है ना। P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 और इसको भी ऐसे नीचे से लेना है, P टोटल इज लेस देन, कम हो जाता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये मेरी की गई मेहनत सार्थक तभी सिद्ध होगी जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, अपने फ्रेंड्स को भी ये टीचिंग के बारे में बताओगे, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हुए पढ़ें। नो डाउट आप बहुत अच्छे से डील करोगे एग्जामिनेशन को और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अपने पेरेंट्स का नाम जो है गर्व से ऊपर करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस 2024 में 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिजिबल लिक्विड्स showing negative deviation from Rolle's law will have। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नेगेटिव डेविएशन, रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। 2 लिक्विड का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेगेटिव डेविएशन में, अच्छा मुझे ये बताओ, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और वीक हो जाते हैं तो अब उनको वेपर बनाने के लिए आपको, अब ये तो वीक हो गए, ये तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए, सॉरी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। डिक्रीज तभी तो होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो गए तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी, P टोटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वेपर कम बनेंगे तो अब ये वाले बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। अब इनको तोड़ के वेपर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रांग हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। तो यही बोल रहा है कि 2 मिजिबल लिक्विड्स को आपने सॉल्यूशन बनाया है और जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स के लॉ से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज वेपर प्रेशर एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट दोनों नहीं होंगे, बढ़ेंगे। इंक्रीज वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, यही वाला गलत है। डिक्रीज वेपर प्रेशर एंड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा। डिक्रीज वेपर प्रेशर एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल ये सही है।
वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज अपन ने जो है रोल्स लॉ कंप्लीट किया है, रोल्स लॉ कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रोल्स लॉ के अंदर एक और आता है, वो भी अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे कि जब जो पार्टिकल्स वेपर फेज में होते हैं, जब पार्टिकल्स वेपर फेज में होते हैं तो वेपर फेज में होने पर जो इनके पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन y1 बोलेंगे, y1 और y2 बोलेंगे, और इनके जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, उसके अंदर उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कुछ बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग डील करेंगे, और साथ साथ जो नया टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, अब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, ये मेरी उम्मीद है। आज की सभा में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। बाकी अपन अगली सभा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।